इंपॉर्टेंट टॉपिक, केवल आज उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, और टॉपिक का नाम है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जैसे कि बायो-सावा ने काम किया था, किसके ऊपर काम किया था? आपकी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम किया था। उन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो उसका कुछ सोर्स होगा, तो उन्होंने एक्चुअली उसके सोर्स को बताने की कोशिश करी थी कि कितने करंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। और ये चीज बायो-सावा की हमने देखी कि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एक रिलेशन दे दिया था। ऐसे ही एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था एम्पियर। एम्पियर कौन है? जिन्होंने करंट बनाया था ना, करंट को डिफाइन किया था, तो उन्होंने भी, और जब करंट के ऊपर काम कर रहा है तो उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी काम किया, और उन्होंने भी अपनी एक थ्योरी बताई, और वो थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिख लीजिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसको लिखवाएंगे, इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि स्ट्रेट वायर में, इनफाइनाइट वायर में कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। आपके जैसे कि ये निकाला है ना बायो-सावा से, वो एम्पियर सर्किटल लॉ से कॉइल के केस में भी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए पहले। इलेक्ट्रिक चार्जेस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस is the source of magnetic field and this relation was set up by Bayo-Sawa, and this relation was set up by Bayo-Sawa, but Ampere also gave a relation, but Ampere also gave a relation for magnetic field. अब एम्पियर ने क्या कहा? एम्पियर ने ये कहा कि मान लो कि मेरे पास किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। एम्पियर ने भी यही बात को पकड़ा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, बट उन्होंने अपने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने का तरीका कुछ और बताया। जैसे कि बायो-सावा ने कहा कि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से उन्होंने एक डायरेक्शन भी दे दी और उसका मैग्नीट्यूड भी दे दिया। इन्होंने जो दिया कुछ अलग दिया। उन्होंने ये कहा कि मान लो कि मेरे पास एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और करंट की वजह से क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, उस आई करंट के फ्लो करने की वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है ना, वो भी आई ही हो रही है। करंट कितना गया इस सर्किट के अंदर? आई। मैग्नेटिक फील्ड भी उन्होंने कहा आई डेवलप हुई है। भाई जो चीज आप दे रहे हो वही चीज डेवलप हो रही है। उनने अभी मैग्नेटिक फील्ड को आई ही लिया। अब उनने ये कहा कि अगर इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई डेवलप हुई और वो मैग्नेटिक फील्ड आपको इस पॉइंट के ऊपर चाहिए, आपको वो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर चाहिए, तो यहां से यहां तक जाने के लिए उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या लगा? मीडियम लगा। तो उनने कहा कि अगर यहां पे आई करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड आई डेवलप हुई, बट यहां तक जाते जाते वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन गई? म्यू नॉट इनटू आई इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस। सही है? तो इस पॉइंट पे आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी आ गई उनके हिसाब से, और उन्होंने कहा ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है केवल इस पॉइंट पे तो नहीं आई, ये जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो एक सिंगल पॉइंट पे तो नहीं आई। वो अभी मैंने किस पॉइंट पे निकाली है? मैंने इस पॉइंट पे निकाली है, लेट्स सपोज। ठीक है, वो उस पॉइंट पे भी आई होगी, इस पॉइंट पे भी आई होगी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, वो इसके चारों तरफ आई होगी। यस और नो? ऐसा ही तो होता है कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है केवल इस सिंगल पॉइंट पे नहीं आई। आप इसको ऐसे ही पकड़ के रखो, बायो-सावा लॉ को हमने झुटलाया नहीं, सब चीज उसी को इस्तेमाल किया, उसकी एक इंप्रोवाइजेशन है बस।
कि करंट फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो इतनी आई होगी, क्योंकि मीडियम की वजह से इतना नुकसान हो गया होगा मैग्नेटिक फील्ड का। बट एक्चुअली जो वो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, सारे पॉइंट पे है। और जब वो सारे पॉइंट पे है तो वो मैग्नेटिक फील्ड और कुछ नहीं, वो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके जो चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड बी, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, जब मैं सबको ऐड करूंगा मैग्नेटिक फील्ड, तो कुल मिला के मैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस पूरे लूप की लेंथ को भी ऐड कर दूंगा। भाई इतनी लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड, इतनी छोटे से लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड इतनी, हर एक पॉइंट पे उसकी लेंथ चेंज होती जा रही है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड है कुछ, तो कुल मिला के जो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे आ रही है या इस पूरे लूप पे आ रही है, वो B.dl, इसका क्लोज्ड इंटीग्रल उन्होंने कहा कि इस पूरे लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी वजह से है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, और वो शुरुआत आई करंट की वजह से आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, आई मीडियम की वजह से वो बन गई म्यू नॉट आई। बट वो इस पॉइंट पे तो नहीं आई, वो पूरे इस लूप में आई, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ आई, हर एक पॉइंट पे एक लेंथ भी है, तो जो वो मैग्नेटिक फील्ड है वो और कुछ नहीं, वो इसका मल्टीपल है हर एक सिंगल पॉइंट पे, और जब उसको हमने ऐड कर दिया वो मुझे उस पूरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड दे देता है। ये उन्होंने एक बात कही, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये समझाई कि लेट सपोज कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूरी 500 यूनिट है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 500 यूनिट, और 500 यूनिट है तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है 500 यूनिट, बट हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। क्या चीज बदल रही है, उसकी लेंथ बदल रही है। मान लो कि इस पूरे लूप पे मैग्नेटिक पूरी फील्ड, ये जो फैक्टर है वो है 500 यूनिट, बट इसकी जो अपनी जो पूरा सरकमफेरेंस है, जो इसकी अपनी लेंथ है, वो मान लो कि वो 50 यूनिट है, ठीक है। इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो बनी 500 यूनिट, बट इसकी पूरी लेंथ, ये जो वायर मैंने ले रखी है वो 50 यूनिट की है, तो पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप हुई, वो हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 50, तो पर यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो एक्चुअली हो रही है 10 यूनिट्स, ठीक है। बट उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट की वजह से यहां तो डेवलप हो ही रही है, बट एक दूसरा छल्ला भी है, एक तीसरा छल्ला भी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे भी डेवलप हुई, इस पे भी हुई, इस पे भी हुई, इस पे भी हुई, हर एक जिस भी पॉइंट पे आप लोग हैं उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एक अपनी वैल्यू है, ठीक है, और उस अपनी वैल्यू के हिसाब से उसकी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। जैसे कि अगर इस छोटे छल्ले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे कितनी थी, 50 यूनिट थी, बट ये जो बड़ा छल्ला यहां पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 50 यूनिट, सॉरी कितनी थी, 10 यूनिट थी, सॉरी 10 यूनिट थी, बट अब मैंने क्या करा, इसका छल्ला, इसका रिंग बड़ा कर दिया, रिंग बड़ा कर दिया, तो रिंग बड़ा करने से दोनों वायर में आप क्या अंतर देख पा रहे हो, इसकी लेंथ अगर 50 यूनिट थी, इसकी लेंथ हो सकता है 100 यूनिट हो, और जब इसकी लेंथ 100 यूनिट हो जाएगी, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है, वही जो B.dl है, जो B.dl है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, बट हर एक पॉइंट पे चेंज क्या हो रहा है, आपके उस छल्ले की, उस लूप की लेंथ चेंज हो रही है। अगर छोटे वाले लूप के लिए आपकी हर एक लेंथ पे, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 10 यूनिट थी, तो बड़े वाले पे 500 की, क्योंकि बना कितनी रही है वो मैग्नेटिक फील्ड, 500 बना रहा है, जो म्यू नॉट आई की वैल्यू है वो 500 है, बट अब लेंथ क्या हो गई, बड़ी हो गई, वो हो गई 100 यूनिट, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी रह गई, केवल
5। ठीक है, इससे जो बड़ा छल्ला आया, ये वाला छल्ला, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बन रही है, वो भी 500 यूनिट बन रही है। बट अब इसमें क्या हो गया, इस छल्ले की लेंथ बढ़ के हो गई 200, तो वो हो गई 500 डिवाइडेड बाय 200, तो वो आपकी रह गई 2.5 यूनिट। तो हर एक पॉइंट पे क्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे करंट से दूरी बढ़ रही है, मतलब कि क्या बढ़ता जा रहा है, हमारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रही है। और यही चीज इन्होंने अपने इस लॉ से प्रूफ करी, क्योंकि इन्होंने करंट का एक कंप्लीट सर्किट बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक कंप्लीट सर्किट बना दिया, तो इसलिए इस लॉ का नाम पड़ा एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ में आया? लिखो इसको। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a loop, the line integral of magnetic field along the loop is mu naught times, the line integral of magnetic field along the loop is mu naught times the electric current, is mu naught times the electric current passing through a loop, passing through a loop। एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली है, ये म्यू नॉट क्या है, मटेरियल कांस्टेंट है, आई है आपका करंट, बी वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और डीएल आपकी क्या है चीज, जो वो लूप बन रहा है, जो वो मैग्नेटिक फील्ड का हर एक पॉइंट पे लूप बन रहा है। ठीक है, जो वो कंप्लीट सर्किट बन रहा है। ठीक है ना, वो लेंथ है। ठीक है, तो आप जो इंटीग्रेट कर रहे हो, किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, इस हर एक पॉइंट की लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हो। और उसके लिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल लगाया गया है। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब आपको ये पता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी मिलके कैसी क्वांटिटी दे रही है, सामने देखो क्या दे रही है, म्यू नॉट कांस्टेंट, कोई क्वांटिटी नहीं है, आई क्या है स्केलर। जब दो वेक्टर क्वांटिटी का कोई प्रोडक्ट मिलके मुझे एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट। और अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो मुझे इसको ऐसा जरूर लिखना चाहिए, बी डॉट डीएल कॉस थीटा। इसके ऊपर नहीं जाएंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा क्यों आता है ये हमने बहुत कर लिया है। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी से एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो ये मुझे बी डीएल कॉस थीटा दे रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। अगर ये कॉस थीटा दे रहा है तो व्हाट इज दिस एंगल थीटा, ये जो थीटा एंगल है वो क्या है, ये चीज हमने, अगर आपको ध्यान हो तो वैसी वैसी नहीं दिखाई दे रही। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम चैप्टर 1 में पढ़ा था, गॉस थ्योरम जैसा अभी तक समझ में नहीं आया कि उसके अंदर भी एक लूप था, उसके अंदर भी हमने एक ऐसा रिलेशन यूज किया था। ठीक है, सोर्स को पकड़ा था, एक उसका मीडियम पकड़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, सोर्स क्या था क्यू। अगर आपको याद हो तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट किसके बराबर था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये गॉस थ्योरम था, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। गॉस थ्योरम की मदद से हमने बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से हम बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। देखो क्या है, मीडियम, मीडियम सोर्स किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओ सोर्स मैग्नेटिक फील्ड का, सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का, बराबर है क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, डीएस, डीएस वो आपका डिस्टेंस था, ठीक है ना, जो आपका एरिया वेक्टर था, याद करो जो एरिया वेक्टर था। और यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सब चीज कॉमन है। तो कुल मिला के जो वो थीटा एंगल था वो किस किस के बराबर था, ये थीटा एंगल अगर आपको याद हो, ई डी एस कॉस थीटा, दिस थीटा एंगल इज बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। और दोनों की एक डायरेक्शन होगी, जब तो आपका काम बन पाएगा, वो मैक्सिमम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होनी थी। तो यहां पे भी थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, लिख लीजिए थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। और थीटा मैक्सिमम कब होता है आपका, साइन थोड़ी है बेटी,
कॉस पे, कॉस मैक्सिमम कब होगा? 0 डिग्री पे। 0 डिग्री का मतलब कि जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल ओवरलैप करेंगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, जब ही हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, जब ही इसकी बात हो पाएगी, अदरवाइज इसकी बात नहीं करेंगे हम। ये लॉ जब ही लगेगा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, ये जब ही एप्लीकेबल है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हम क्या करते थे जब अपना गॉस थ्योरम लगाते थे या गॉस लॉ लगाते थे, हम दो चीज की कंटिन्यूटी पकड़ते थे, सिमेट्री पकड़ते थे। एक तो सिमेट्री ऑफ एंगल थीटा और ऑफ सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे भी हम सिमेट्री ऑफ एंगल थीटा और सिमेट्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, स्ट्रेट लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।